We have completed फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसेस। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने अभी जो पिछले वीडियो था उसमें पढ़ा था हाइड्रेशन के बारे में, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन के बाद हमारे पास जो सिक्स्थ पॉइंट होता है वो होता है डाइल्यूशन। ठीक है, और ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंपली पानी मिलाना। यू हैव टू ओनली ऐड वाटर। ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उसमें क्या होती है, उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। ये आप बाय द फॉर्मूला जानते हो। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाती है? अपने आप से कम हो जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है, तो जब जो हमने अभी तक पढ़ा कि जितने भी टर्म हमने पढ़े, टेम्परेचर पढ़ा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, विस्कोसिटी पढ़ी, ठीक है, और हाइड्रेशन पढ़ा, उन सब का जो इफेक्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसेस पे वो सेम था। बट यहाँ पर जब हम डाइल्यूशन पढ़ते हैं तो इसका हर कंडक्टेंस टर्म पे अलग अलग इफेक्ट होता है और उसके कारण भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? पहले ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस होती है जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो बढ़ती है। ठीक है, डाइल्यूशन पे क्या बढ़ रही है? कंडक्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्यों बढ़ रही है? स्ट्रॉन्ग में क्यों बढ़ रही है और वीक में क्यों बढ़ रही है? दोनों के अलग कारण होते हैं और हम दोनों को पढ़ेंगे कि क्यों बढ़ रहा होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एक्वस सॉल्यूशन में है, आपने उसमें मतलब पानी मिला दिया है। ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग अल्फ़ा ऑफ द स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास होती है वो रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अल्फ़ा जो होती है वो पहले से ही 100% होती है। वो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट होते हैं। तो जो उनकी अल्फ़ा तो रहेगी वो तो 100% पहले ही हो चुकी है। अब वो 100 से क्या ही बढ़ेगी आगे, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। बट ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, क्योंकि आपने इतना पानी मिला दिया है कि जो आयन्स हमारे पास है उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं रह गया है। तो जो इनकी इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी वो बहुत ही कम हो गई है। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी तो मोबिलिटी मतलब होता है वेलोसिटी होती है, या फिर आप इसको स्पीड बोल लो, वो बहुत बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई या मोबिलिटी बढ़ गई तो कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या कारण होता है? अल्फ़ा इज़ नॉट द रीज़न। यहाँ पर अल्फ़ा कारण नहीं है, क्योंकि इसके अल्फ़ा पहले से ही 100% होती है। यहाँ पर पानी मिलाने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, तो जो मोबिलिटी होती है वो बढ़ जा रही है। और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस जो हमारे पास होती है जिसको हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी कि वीक में हमारे पास क्यों बढ़ता है। वहाँ पर भी कारण है और वहाँ का भी अलग कारण होता है। वीक में क्या होती है? आप जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फ़ा 100% नहीं होती है, बहुत ही कम होती है 100% से। तो इन केस ऑफ वीक अल्फ़ा जो हमारे पास होगी वीक की वो बढ़ेगी। आप पानी मिलाते रहोगे, धीरे 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 हमारे पास जो अल्फ़ा होती है वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ आयंस जो हमारे पास होंगे वो बढ़ जाएंगे। अल्फ़ा बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ आयंस, क्योंकि वो डिसोसिएट करेंगे, नंबर ऑफ़ आयन बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस जो होगा वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग में जो कारण था वो वीक में कारण नहीं है, बट जो रिजल्ट है वो सेम है। ठीक है, अगर थ्योरेटिकली पूछ लेगा आपको तो आपने बोल दिया कि हाँ इंक्रीज करेगा दोनों में, बट स्ट्रॉन्ग में क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत कम हो गई थी, मोबिलिटी इंक्रीज कर गई थी। और वीक में हमारे पास क्या होगी? आपने डाइल्यूशन किया, पानी मिलाया, तो नंबर ऑफ जो अल्फ़ा होगी, पहली बात तो पहले वो बढ़ेगी, अल्फ़ा बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो बढ़ेंगे और कंडक्टेंस अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हम लोगों ने एक क्लास 11th में पढ़ा होगा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही अप्लीकेबल होता है। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला क्या होती है? अल्फ़ा जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी रूट टाइम्स ऑफ वी। मतलब आपने वॉल्यूम बढ़ाया फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो अल्फ़ा जो हमारे पास होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास वीक के केस में क्या थी? अल्फ़ा इंक्रीज करेंगे, अल्फ़ा बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टेंस अपने आप से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बात हो रही है डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी। वहाँ पर हमने पढ़ा कंडक्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कापा स्मॉल के से लिखते हैं।
तो ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी होती है, कापा होती है, वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज फॉर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर और 1 ml सॉल्यूशन डिक्रीज। कंडक्टिविटी हमारे पास होती किसके लिए है? अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की हमारे पास कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं कंडक्टिविटी? आप कब बोल रहे हो? जब हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो हम लोग उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर बोथ द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयन्स जो हमारे पास होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में या फिर 1 ml में, वो कम हो जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसके लिए मैं आपको एक रफ एग्जांपल देती हूँ, इसको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो इससे कि ये क्या बोलने का मतलब। ये कोई प्रूवन एग्जांपल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ पे है, एक रफ एग्जांपल है, ठीक है। आपने मान लो लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है। अभी आपने लिया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 50 लाख आयन्स हमारे पास हैं, ठीक है। आपने लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो रही है। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 50 लाख हमारे पास आयन्स होते हैं, ये हमारे पास हो गया। बट ये हमारे पास कंडक्टिविटी तो नहीं दिखाती है। कंडक्टिविटी के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग फाइंड करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने आयन्स होंगे, इट विल बी 50,000। हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास कितना आ गया? 50,000 हमारे पास आयन्स होंगे। ये जो केस है हमारे पास डाइल्यूशन से पहले का है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हमारे पास नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? 50,000 आयन्स हैं। अब हमने इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, मतलब हमने इसमें पानी मिलाना शुरू कर दिया। पानी मिलाने से हमारे पास जो वॉल्यूम होगी वो बढ़ जाएगी, और वो कितनी हमारे पास होगी? 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हम मान लेते हैं कि पानी मिलाने पे हमारे पास जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। क्योंकि बात हो रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसमें डिसोसिएशन जो होता है वो पहले से ही 100% होता है, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आयन कितने रहेंगे? 50 लाख आयन्स रहेंगे, ठीक है। अब पहले हमारे पास इतने ही आयन किस में थे? 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में थे। अब इतने आयन हमारे पास किस में है? 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में है, ठीक है। अब डाइल्यूशन के बाद हम लोग फाइंड करेंगे फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, तो हमारे पास कितना आएगा? डिवाइड करेंगे बाई 200, तो आता है 25,000 आयन। पहले हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने आयन्स थे? 50,000 आयन्स थे। और अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने आयन्स हो रहे हैं? 25,000 आयन्स हो रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रही है? हमारे पास कंडक्टिविटी जो होती है, कापा होती है, वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? अब हम लोग एक रफ एग्जांपल देखेंगे फॉर द वीक ऑल्सो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है? हमने मान लिया, इसमें भी हमने लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, उसमें 20 लाख आयन्स हैं, ठीक है। जब हमने इस 100 का निकाला 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, तो इसमें हमारे पास कितने आयन्स हो जाएंगे? 20,000 आयन, क्योंकि आपने इसको डिवाइड कर दिया 100 से। तो कितने आयन्स हमारे पास हो गए? 20,000 आयन्स हो गए। अब हमने इसमें पानी को मिलाया ऑन डाइल्यूटिंग, तो मान लेते हैं वॉल्यूम हमारे पास हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब आप जानते हो वीक के केस में एक चीज़ और होती है, यहाँ पर आप जब इसको डाइल्यूट करते हो तो क्या बढ़ती है? अल्फ़ा बढ़ती है। अल्फ़ा बढ़ने का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ आयन्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स जो होंगे 30 लाख मान लो होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने बताया कि डाइल्यूटिंग ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अल्फ़ा हमारे पास होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो बढ़ती है, और अल्फ़ा बढ़ेगी तो हमारे पास नंबर ऑफ आयन्स जो होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे। तो अब मान लो आपके पास कितने आयन्स हो गए? 30 लाख आयन्स हो गए। अब जब हम लोग इसका फाइंड करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो हमें कंडक्टिविटी दिखाती है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? डिवाइड करेंगे इसको बाई 200, तो हमारे पास आ गया 15,000 आयन। इसका मतलब डाइल्यूशन से पहले फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमारे पास आयन कितने थे? 20,000 आयन थे। डाइल्यूशन के बाद फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमारे पास आयन कितने हो रहे हैं? 15,000 आयन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आयन्स हमारे पास कम हो रहे हैं, इसका मतलब कंडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, फॉर द वीक ऑल्सो। बट ये कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ पे एग्जाम्पल है कि ऑन डाइल्यूशन जो हमारे पास कंडक्टिविटी हो रही है वो दोनों के केस में डिक्रीज कर रही है, स्ट्रॉन्ग के केस में भी डिक्रीज कर रही है, वीक के केस में भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा,
ये आपने 20 लाख से 30 लाख क्यों कर दिया? मान लो जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा बढ़ेगा, ठीक है, अल्फ़ा इंक्रीज़ करती है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग लगाते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो वहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा जो होती है वो अंडर रूट ऑफ वी के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, रूट वी के प्रोपोर्शनल हमारे पास होती है। मतलब रूट का मतलब क्या हो गया, 1.414, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग उसको 1.5 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। 20 लाख को हमने 1.5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 30 लाख आ गया। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास होती है ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, जो हमने लैम्डा एम बोलते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट लिखते हैं, इंक्रीज कर रहा है बिकॉज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल और 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी। जब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका मोलर कंडक्टिविटी का या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, हमारे पास क्या थी, के इंटू वॉल्यूम, जिसको हम लोग वॉल्यूम को क्या बोलते थे, 1000/m या फिर 1000/n बोलते थे। ये हमारे पास क्या थी, वैल्यू थी 1000/m या फिर 1000/n, जो थी वो क्या थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू देखोगे तो आप जानते हो कि आपने जब पानी मिलाया, आपने डाइल्यूशन किया, तो जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन आपने पहले पढ़ लिया कि जो कंडक्टिविटी होती है, कापा होती है, वो डिक्रीज हो रही होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो इंक्रीज हमारे पास वॉल्यूम में होती है वो ज़्यादा होती है देन डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी। जितनी मान लो जो इसमें इंक्रीज है वो ज़्यादा है कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने के मुकाबले में, इसमें इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से ओवरऑल जो हमारे पास होती है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आपने वॉल्यूम डबल किया तो कंडक्टिविटी हाफ हो गई, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बट ये होता है कि वॉल्यूम बढ़ती ज़्यादा है और कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कम होती है, ठीक है। तो यहीं पर लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखी हुई है कि मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल और 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़्यादा है देन डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी। अब यहाँ से आप क्या देखते हो कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे हमारे पास वही इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ऑन डाइल्यूशन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही होती है, कंडक्टिविटी कम हो रही होती है। जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ता है और कंडक्टिविटी जो होती है वो कम डिक्रीज होती है। तो जो नेट हमारे पास होता है मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो इंक्रीज ही कर जाती है, ठीक है। अब हमने इतने सारे टर्म पढ़ लिए कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है कि कम हो रही, कंडक्टेंस कम हो रही कि बढ़ रही, तो इसका एक कंक्लूजन निकल के आता है ऑन डाइल्यूशन क्या होता है। सिंपल सी बात, आप किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, पहली बात क्या होती है, वॉल्यूम जो होगी वो बढ़ेगी। वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दो फॉर्म में होती है, मोलैरिटी के फॉर्म में भी होती है, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी होती है। तो नॉर्मेलिटी भी कम होगी, मोलैरिटी भी कम होगी। और फिर हमने जो पीछे पढ़ा है, कंडक्टेंस बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास बढ़ रही होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारे पास बढ़ रही होती है, बट जो के होती है, कापा जो हमारे पास होती है, कंडक्टिविटी हमारे पास होती है वो कम हो रही होती है। तो सिंपली हम लोग इसको एक निमोनिक बना सकते हैं याद करने के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो हमें। KNM डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, पानी मिलाने पे KNM जो है वो कम हो रहा है। के हमारे पास क्या हो गया, कापा विच स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी, एन हमारे पास होती है नॉर्मेलिटी, और एम हमारे पास होती है मोलैरिटी। मतलब इस पूरे सिनेरियो में कम क्या हो रही है, नॉर्मेलिटी कम होती है, मोलैरिटी कम होती है और कंडक्टिविटी कम होती है, बाकी चीज़ें तो इंक्रीज कर रही होती हैं। तो हमने याद कर लिया कि ऑन डाइल्यूशन KNM जो होगा वो डिक्रीज करेगा और जो बाकी चीज़ें होंगी वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। अब हम यहाँ पर एक सवाल भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द मैक्सिमम कंडक्टिविटी। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दे रखा हुआ है और इसमें पूछना कि इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो पहले आप देखते हो कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास है कि वीक है, किसकी बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास सेम होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
जब भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सेम होगी और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी तो हम जान जाएंगे सवाल किसका है, डाइल्यूशन का सवाल है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है, जो उनकी अमाउंट हमारे पास होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम जानेंगे सवाल किसकी हो रही है, क्वेश्चन बात कर रहा है डाइल्यूशन का। अभी भी किसी भी सवाल में आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास जो है वो सेम है, सारे के सारे मान लो, इस क्योंकि कुछ दे नहीं रखा तो आप मानोगे कि स्ट्रॉन्ग ही हमारे पास है। नंबर ऑफ आयन सब में सेम ही हो रही है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, विस्कोसिटी की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रेशन का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन और आयन के फॉर्म में नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, आप क्या करोगे जब आप ये देखोगे कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास है वो सेम फॉर्मूला है, बट उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है वो डिफरेंट है, तो ये सवाल किसका हमारे पास हो गया, सवाल हमारे पास हो गया डाइल्यूशन का। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब यहाँ पर दे रखा हुआ है कि किस सॉल्यूशन के पास मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी, मतलब कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, कापा, किसकी कापा मैक्सिमम होगी। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है फॉर द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में जो कंडक्टिविटी हमारे पास होती है, कापा होती है, वो डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी भी डिक्रीज करेगी, मोलैरिटी आपने पढ़ा ना, के एन एम तीनों चीज़ें डिक्रीज करती हैं ऑन डाइल्यूशन, तो मतलब मोलैरिटी कम होने का मतलब कंडक्टिविटी कम होना। ठीक है, इसका मतलब मोलैरिटी मोर मतलब कंडक्टिविटी मोर। तो इन पूरे एग्जाम्पल, इन पूरे ऑप्शंस में जिसकी मोलैरिटी मैक्सिमम होगी उसकी ही कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर मोलैरिटी के फॉर्म में दे रखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखा हुआ है, तो आप इसको मोलैरिटी से समझोगे कि अच्छा जिसकी मोलैरिटी मैक्सिमम होगी, मतलब आप क्या बोल रहे हो, डाइल्यूशन पे क्या होता है, डाइल्यूशन पे वॉल्यूम बढ़ती है, मोलैरिटी कम होती है और कंडक्टिविटी जो है वो भी कम होती है। इसका मतलब मोलैरिटी और कंडक्टिविटी में डायरेक्ट रिलेशन है, मोलैरिटी कम होने पे कंडक्टिविटी कम हो रही है, मोलैरिटी बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसमें जिस जिस ऑप्शन में मैक्सिमम मोलैरिटी हमारे पास होगी दैट विल हैव द मैक्सिमम कंडक्टिविटी, तो ये हमारे पास कौन सी है, 0.5 मोलर AB2 एक्वस। ठीक है, और अगर ये पूछे कि किस सॉल्यूशन में दे हैव द मैक्सिमम कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट मोल कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी, तो हमारे पास जिसकी सबसे कम मोलैरिटी होगी, क्योंकि मोलैरिटी मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, मोलैरिटी कम होना, और जिसकी मोलैरिटी सबसे कम होगी उसकी कंडक्टेंस, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास जिसकी सबसे कम मोलैरिटी है वो कौन सी है, 0.002 मोलर है। They will have the maximum conductance, they will have the maximum equivalent conductivity and they will have the maximum molar conductivity। ठीक है, तो इस सवाल में आपने दो तरह के क्वेश्चन को डील कर लिया है। फिर आपके पास सवाल आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी मैक्सिमम कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई नॉर्मल जो है वो ऐसा AB2 करके फॉर्मूला नहीं दे रखा हुआ है, बाकी हमारे पास यहाँ पर HCl हो गया, H2SO4 हो गया, KCl हमारे पास हो गया, H3PO4 हो गया। तो आपने देखा कि H3PO4 जो होता है वो वीक एसिड हमारे पास होती है। ठीक है, इसका मतलब इसके जो क्या नाम है, वीक एसिड हमारे पास हो गया, तो ये तो हमारे सबसे पीछे हो गया। ठीक है, आप देखा कि जो बाकी है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग में इसमें कितने आयन्स हमारे पास हैं, HCl में नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास 2 होंगे, H2SO4 में नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास 3 हो रहे हैं, KCl में नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास 2 हो रहे हैं। तो H2SO4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स हो रहे हैं एंड दैट इज़ वाई इट विल हैव द मैक्सिमम कंडक्टिविटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो आप कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं देख सकते हो क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी आपके पास सेम है, तो आप क्या देखोगे, आप कहाँ से चलोगे, आप चलोगे फ्रॉम व्हाट बेसिस, आप चलोगे वहाँ से कि नेचर देखोगे, नंबर ऑफ आयन्स देखोगे, वहाँ से चलोगे। तो आपने देखा नेचर हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग है और एक हमारे पास वीक हो गया। अब जो स्ट्रॉन्ग है उसमें से भी किसकी ज़्यादा हमारे पास होगी, विच विल हैव मोर नंबर ऑफ आयन्स, मोर नंबर ऑफ आयन विल हैव मोर कंडक्टिविटी, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। अब आप क्या देखोगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखोगे। अब जब नेचर हमारे पास सेम होती है तो हम लोग नंबर ऑफ आयंस को देखते हैं, मोर नंबर ऑफ आयंस विल हैव द मोर कंडक्टिविटी। तो हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछ ले इसमें ऑर्डर क्या होगी, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसकी होगी, H2SO4 की होगी, फिर हमारे पास HCl की होगी, फिर KCl हमारे पास होगी एंड द लीस्ट विल बी H3PO4 जो हमारे पास एक वीक एसिड के फॉर्म में होता है।
तो यहाँ से आपने दो तरह के सवाल देख लिए कि अगर आपके पास फॉर्मूला सेम होगा और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होंगे तो आप जानोगे सवाल किसका हो गया, डाइल्यूशन का हो गया, तो वहाँ पर आपने डायरेक्टली डाइल्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। बट अगर आपके पास फॉर्मूला दे रखा हुआ है हर इलेक्ट्रोलाइट का और कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी हुई है, तो आप अपने बेसिक पे आओगे, वापस से कहाँ से मूव करोगे, फ्रॉम नेचर से मूव करोगे एंड फिर नंबर ऑफ आयंस पे आप मूव करोगे। तो वहाँ से आपने देखा मोर नंबर ऑफ आयन मीन्स हैविंग द मोर कंडक्टिविटी। एक और सवाल है, यहाँ पर हमें ये जो ये पूछा है सवाल में कि विच विल हैव द मैक्सिमम कंडक्टिविटी, और ये हमें आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्म में दे रखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हमारे पास एक ब्रैकेट होता है वो कभी डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, तो ये हमेशा एक रहेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस क्या हमारे पास हो गया, एक हो गया। जो बाहर है वही डिसोसिएट करेगा, वही अलग होता है। तो ये हमारे पास इस वाले एग्जाम्पल, इस वाले ऑप्शन में हमारे पास एक आयन ये बनेगी और दूसरी हमारे पास आयन ये बनेगी। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस हमारे पास कितने हो गए, दो हो गए। इसमें हमारे पास दो क्लोराइड बाहर है तो यहाँ पर कितने आयंस बनेंगे, तीन बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन क्लोराइड बाहर है तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो विच विल हैव द मोर नंबर ऑफ आयंस हैव द मैक्सिमम कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास हो गया कंडक्टिविटी का केस। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है। तो हम लोग इसमें फाइंड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर आप वी के बारे में पढ़ोगे, पर पहले नो क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमारे पास जो है केवल और केवल किसके लिए बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने NaCl डाल दिया है, अब वो अपने आयंस में टूटेगा, और क्योंकि NaCl हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, तो वो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगी और इसका अल्फा जो हमारे पास होगा वो 100% होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब हमने इसमें पानी मिलाया मिलाया मिलाया, इतना पानी मिला दिया कि वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया है। इसका मतलब क्या हो रही है, इसका अल्फा जो हमारे पास है वो 100% हो चुका है। अब वो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई भी चीज़ 100 से बढ़ के 500 नहीं हो जाती है, वो 100 ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, मतलब आप इसमें वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, अल्फा तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि अल्फा पहले से ही 100% होती है। तो इसमें क्या होती है, जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन हमारे पास होती है वो कम होती है, कम होती है, कम होती है। एक ऐसा पॉइंट हमारे पास आता है कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाती है, आयंस के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। उस समय हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर आयंस के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो गया, जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो गई वो कम होते होते हमारे पास क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ज़ीरो हो गई मतलब अब क्या बात हो रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है। और जब आपने किसी भी चीज़ को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया तो जिसकी कंडक्टिविटी हमारे पास होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया। वॉल्यूम इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जो मोलारिटी हमारे पास होगी वो ज़ीरो हो गई, अप्रॉक्सीमेट हमारे पास क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। समझो, आपने आपने वॉल्यूम बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होकर ज़ीरो हो गई। अब आयंस के बीच में कोई भी अट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस हो गया। और यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अब आप इसमें लिखो, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, infinite dilution is the condition at which interionic attraction becomes zero and on further addition of water no change in the conductances occur। अब आप कितना भी, अब ये मैक्सिमम अचीव कर लिया इसने, अब आप कितना भी इसमें पानी ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, अब कोई भी चेंज कंडक्टेंसेस में नहीं होगी, कंडक्टेंसेस में कोई भी चेंज अब नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
तो हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम जो हमारे पास होगी वो इनफाइनाइट होगी और जो मोलारिटी हमारे पास होगी वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगी। हम लोग ज़ीरो क्यों नहीं बोलते हैं भैया, आपने पानी कितना भी मिला दिया लेकिन कुछ तो NaCl के आयंस उसमें हमारे पास होते हैं। हाँ, ये हो जाता है कि NaCl के जो आयंस होते हैं वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो गए, तो उनको हम लोग नेग्लिजिबल बोल देते हैं। बट कुछ ना कुछ तो हमारे पास मोलारिटी होती ही है ना, कुछ ना कुछ तो मोल हमारे पास आयन के उस पानी में होंगे ही होंगे, ठीक है। बट हम लोग उसको वो इतने कम हो जाते हैं कि हम उसकी मोलारिटी को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो मान लेते हैं कि पानी के कंपैरिजन में उसकी जो मोलारिटी हमारे पास होगी वो बहुत ही कम होगी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। तो हमने पढ़ा था द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डेबाय-हकल-ऑनसैगर इक्वेशन। ये हमारे पास किसके लिए अप्लीकेबल है, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग के लिए अप्लीकेबल है। और ये हमारे पास जो डेबाय-हकल-ऑनसैगर 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C, ठीक है। या फिर हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसका फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी, ये होती है एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, वॉल्यूम हमारे पास हाई हो गई, माइनस B√C। तो ये फॉर्मूला आपके पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये हमारे पास जो है वो बाकी नॉर्मल बुक्स में लिखा होता है। तो ये सब आपको याद करना है कि ये जो फॉर्मूला है इसके क्या क्या जो जो मोलर कंडक्टिविटी एट C है वो क्या दिखा रही होती है, आपको सिर्फ ये नॉर्मली याद करना है। वो सिंपली इसमें कोई सवाल नहीं करवाता है, सिर्फ आपसे नॉर्मली इसमें सवाल क्वेश्चन में ही ये पूछ लेता है कि कौन सा इक्वेशन सही होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो दे रखा हुआ है वैल्यूज और टर्म दे रखी है, वो क्या क्या सिग्निफाई कर रही है। जो हमारे पास लैम्डा एम है या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट C लिखा हुआ है वो क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, क्या होती है K × 1000/m, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और वी कैन से एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ज़ीरो हो गई और कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो का मतलब क्या होती है, वॉल्यूम हमारे पास इनफाइनाइट हो गई। तो आइदर दे कैन राइट मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली इनफाइनाइट और दे कैन राइट मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसके लिए हो गया और ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इसके लिए हो गया। और ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एट लिमिटिंग और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और जो ये टर्म हमारे पास C था वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नॉर्मेलिटी में भी होती है बट यहाँ पर जो C कांस्टेंट है वो क्या शो कर रही होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। और A और B जो हमारे पास है वो क्या है, कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डेबाय-हकल-ऑनसैगर ने एक ग्राफ भी इसका ड्रॉ किया है और ये जो ग्राफ है वो प्योरली प्रैक्टिकल है। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट करके इस ग्राफ को अपने आप से निकाला था, ठीक है। तो हमने लिया वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, √C हमारे पास होती है। ये जो ग्राफ है वो प्योरली क्या है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उन्हें क्या मिला था कि व्हेन दे हैव टेकन द वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड लिया था उन्होंने, तो ये हमारे पास वीक होती तो उसका ग्राफ कैसे बना था, लाइक दिस वॉज द ग्राफ, ऐसे हमारे पास थी, ठीक है। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास KCl है इसकी ग्राफ कैसे थी, वो ऐसे थी हमारे पास, ठीक है। और ये ग्राफ जो थी आपस में कहीं पर टच हो रही थी बट वो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास जो था वो ज़ीरो नहीं हो रही थी। इस ग्राफ को हम लोग कहाँ से देखते हैं, फ्रॉम यहाँ से शुरू करते हैं ग्राफ को देखना, यहाँ से शुरू करते हैं फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, वो भी यहाँ नेगेटिव से, सॉरी यहाँ से शुरू, ज़ीरो से ना शुरू करके हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो होना, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो पे आओगे और कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो मतलब क्या होती है, वॉल्यूम इनफाइनाइट होना होती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है और आप इसमें पानी मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़ीरो हो जाएगी और वॉल्यूम हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम इस ग्राफ में कहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है।
अब इसमें आपने देखा कि जो ये हमारे पास है एसिटिक एसिड की जो हमारे पास ग्राफ है वो ऐसे गई। तो पहले हमारे पास इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो कम थी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, या फिर आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम जो हमारे पास बढ़ती गई, तो ये जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी की वो इंक्रीज़ कर गई। केसीएल में हमारे पास वॉज अपर, ये ग्राफ जो थी वो ऊपर थी, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू जो थी मोलर कंडक्टिविटी की वो हाई थी पहले से ही इससे, ठीक है। बट जो इसमें इंक्रीज था वो बहुत ही कम था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस जो बढ़ते नहीं हैं उसमें इंटरआयनिक अट्रैक्शन ही ज़ीरो होती है। तो ये जो इंक्रीज़ हमारे पास हो रहा है केवल इतना ही हो रहा है, पानी मिलाने पे, डाइल्यूशन करने पे जो हमारे पास वॉल्यूम, जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी हो रही है वो केवल इतनी ही बढ़ रही है। पहले यहाँ पर कुछ थी, फिर यहाँ पर कुछ हो गई। बट ये ग्राफ जो हमारे पास दोनों थे वो जो वाई एक्सिस को कहीं पर टच नहीं कर रहे थे, ठीक है, वाई एक्सिस को कहीं पर टच नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने एक प्योरली मैथमेटिकल टर्म को अपने यूज़ में लेके आया, विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व हमारे पास क्या होती है, जो कर्व जैसा है उसको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दो। तो ये कर्व हमारे पास ऐसे जा रही थी, तो इसको इस डायरेक्शन में हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास ये कर्व आ गई है। और ये हमारे पास केसीएल की ऐसे आ रही थी, तो हमने इसको बढ़ा दिया, तो हमारे पास ये जो है वाई एक्सिस को कट करने लगा एक पॉइंट पे। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ पर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है वो क्या आ रही है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से क्या निकल के आता है ग्राफ से कि केसीएल में हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है कि उसकी डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हमारे पास हो पा रही है, ठीक है। और ये जो ग्राफ हमारे पास है वो अप्रॉक्सीमेटली जो हो गया वो वाई एक्सिस के पैरेलल में चला गया है। फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ग्राफ हमारे पास दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि जो ये है वाई एक्सिस के पैरेलल चला गया है। समझ में आ गया? ये ग्राफ आपने देख लेना एक बार सही से, इसको ड्रॉ कर लो। नीचे हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है जो एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है केसीएल ऑन एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व। तो अब क्या बात हो रही है, बाय द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन फाइंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बट नॉट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, अगर हमने करवाया एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द कर्व तो जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास थी वो वाई एक्सिस को टच कर पा रही थी और जो वीक हमारे पास थी वो वाई एक्सिस के पैरेलल में हो गई। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, ठीक है। तो अब वीक कैसे फाइंड करेंगे, तो वीक के लिए हमने क्या लेके आया, कॉलरॉश लॉ लेके आया। ये हमारे पास वीक के लिए आई गई थी, लेकिन ये अप्लीकेबल दोनों पे हो जाती है, स्ट्रॉन्ग पे भी अप्लीकेबल है, वीक पे भी अप्लीकेबल है, बट ये लाया गया था फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कॉलरॉश लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर बोथ द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। At infinite dilution, both the strong and the weak electrolytes dissociate 100% into their ion और जो इनकी इंटरआयनिक अट्रैक्शन होती है वो ज़ीरो हो जाती है। एक बात आप हमेशा याद रखो, जब भी बात होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तो वहाँ पर कोई भी जो होगी वो वीक नहीं रह जाएगी, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों के दोनों हमारे पास जो होंगे वो वीक से स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी वीक नहीं होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सबके सब स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इस लॉ में क्या बात होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटेड देन ईच आयन मेक्स अ डिफिनाइट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसमें जो आप लोग समझोगे वो फॉर्मूला के थ्रू ही करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने जो केस पढ़ोगे वही आपका सवाल होता है। यहाँ पर वही बोला गया है कि जितने भी हमारे पास आयन जो डिसोसिएट हमारे पास आयन हो रहे हैं दे विल हैव देयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है। इसमें जो हमारे पास केस बनाती है ये क्या बताती है, इफ़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द कटायन, कटायन हमारे पास कौन से होते हैं, आयन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द अनायन आर गिवन, ठीक है। देन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए एक्स बी वाई हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास किसका दे रखा हुआ है, फॉर द कटायन, और ये हमारे पास दे रखा हुआ है फॉर द अनायन। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए एक्स बी वाई हमारे पास क्या होगी।
और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी वो किस में होंगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास और यूनिट हमारे पास क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। मतलब ये हमें 1 मोल की वैल्यूज़ में गिवन होगा। पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल की वैल्यूज़ अगर हमको गिवन होगी और आपसे AX/BY का पूछे तो आप क्या करोगे, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AX/BY हमारे पास क्या होगी, x इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द कटायन प्लस y इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द अनायन। यहाँ पर जो x और y हमारे पास क्या होंगे, स्टोकियोमेट्री होगी फॉर द कटायन एंड स्टोकियोमेट्री फॉर द अनायंस होते हैं। इसको आप नोट करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा तो यहाँ पर आपको स्टोकियोमेट्री लानी ही लिखनी होती है, क्योंकि अगर आपको ये इसका गिवन है, इसका गिवन है, तो ये गिवन किस में होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब ये 1 मोल में गिवन होता है। और आपको जितने भी मोल्स होंगे उनके हर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर लिखना होता है, तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है कि यहाँ पर ये एक्स वाई क्यों आ रहा है, तो मैं आपको इसका जो केमिस्ट्री का एस्पेक्ट है वो समझाती हूँ कि क्यों हो रहा है यहाँ पर ये इस तरह। जैसे कि पहली बात, जब भी आपने कोई भी लिखा है वेरिएबल, आपने लिखा है AX/BY, तो हमारे पास जो ए हमारे पास होती है वो क्या होती है, जो भी वेरिएबल पहले होती है उसको क्या बोलते हो आप, कटायन बोलते हो, जो भी वेरिएबल बाद में होती है उसको आप अनायन बोलते हो। और ये एक्स और वाई हमारे पास क्या होते हैं, नंबर दिखाते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इसको डिसोसिएट करते हैं या फिर इनको इनके आयंस में तोड़ते हैं, तो हाउ वी हैव टू राइट इट, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि x हमारे पास जो होंगे वो a होगी और y हमारे पास होंगी b होंगी। और चार्ज लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज लिखने के लिए हम लोग नंबर को ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर क्रॉस करने पर चार्ज ऑफ 1 कटायन एंड 1 अनायन हमारे पास जो होती है वो आ जाती है। यहाँ से आपने बोला कि भाई x हमारे पास a बनेगी, y हमारे पास b बनेगी, एंड व्हेन वी हैव टू राइट चार्ज, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब a पे हमारे पास क्या होगा, प्लस y होगा, और b पे हमारे पास क्या होगी, माइनस x हमारे पास होती है। ठीक है, ये आपने देख लिया कि हाउ वी हैव टू राइट द रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक होता है। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो भी यहाँ पर आगे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और कोफिशिएंट हमारे पास किसको दिखाती है, मोल को दिखाती है। तो जब हमने बोला AX/BY हमारे पास है, वो डिसोसिएट हो रहा है एक्स ए में और वाई बी में, और चार्ज आपने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास 1 मोल हमारे पास है, वो एक्स मोल ए में डिसोसिएट हो रहा है और वाई मोल बी में डिसोसिएट हो रहा है। क्लियर है, किस में डिसोसिएट हो रहा है, एक्स मोल ए में और वाई मोल बी में हमारे पास हो रहा है। अब हमें क्या लाना होता है, 1 मोल की प्रोड्यूस आयन की टोटल कंडक्टेंस लानी होती है, कि 1 मोल ने कितने आयन्स को प्रोड्यूस किया है उसकी टोटल कंडक्टेंस लानी होती है। मतलब x मोल कटायन और y मोल अनायन की मोलर कंडक्टिविटीज़ को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, हमको लानी क्या होती है, वो हमसे पूछता है अबाउट 1 मोल की प्रोड्यूस आयन की टोटल कंडक्टेंस कितनी होगी, तो जितने हमारे पास x मोल हमारे पास कटायन होंगे और y मोल हमारे पास अनायन होंगे, इनकी मोलर कंडक्टिविटीज़ को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए है कि अगर आप पूछो कि हमने x से क्यों मल्टीप्लाई किया, y से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड केस होता है। सेकेंड केस में क्या बोला गया है, इफ़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द अनायंस आर गिवन। अभी हमने पढ़ा केस 1 में अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द अनायंस गिवन होंगे, और हमसे पूछेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AX/BY, तो वो कैसे हमारे पास आएगी। और ये जो हमारे पास कंडक्टिविटीज़ ऑफ कैटायन एनायन हमारे पास होंगे वो किस में होंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AX/BY विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द अनायन। ठीक है, यहाँ पर आपने कहीं भी x और y से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, क्यों नहीं करना होता है,
वो भी मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन, यहाँ पर नो नीड ऑफ कोफिशिएंट और नंबर ऑफ आयंस। जब भी आपके पास सिंपली पूछेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ के बारे में, तो वहाँ पर आप सिंपली केटायन की कंडक्टिविटी को और एनायन की कंडक्टिविटी को ऐड कर दोगे। वहाँ पर आप नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और अगर आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अवेलेबल होगी, तो उसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया वैलेंसी फैक्टर से, तो यू विल गेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर जो यूनिट्स होती हैं दे आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन की कौन सी कंडक्टिविटी गिवन है या फिर कौन सी किस चीज़ के बारे में हमें पूछ रहा होता है। तो यूनिट हमारे पास जो होती हैं वो आइडेंटिफिकेशन होती हैं, या फिर वो पर मोल हमारे पास होगी, या फिर वो हमारे पास पर इक्विवेलेंट हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास होता है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, और ये हमारे पास होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप पूछोगे कि यहाँ पर हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, एक्स और वाई से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो वो भी दिखाते हो। तो आप ये जानते हो कि बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा मोल को दिखाते हैं, ठीक है। और अभी हमने बात किया ए एक्स बी वाई हमारे पास है, वो टूट रहा है, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ ए हो रही है एंड वाई हमारे पास बी हो रही है। मतलब ये क्या है, 1 मोल ए एक्स बी वाई हमारे पास है, वो एक्स मोल में हो रही है और वाई मोल में हो रही है। और जो बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो हमेशा मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास मोल गिवन है, आप जानते हो ये क्या है, मोल है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, या फिर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होती है। तो आपने देखा कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपको लेके आने होते तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इस मोल को आप कन्वर्ट करोगे किस में, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे। तो आइदर यू हैव टू मल्टी फॉर, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल हमारे पास क्या है, गिवन 1 मोल है। और इसमें जो इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, यू हैव टू टेक आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स इंटू वाई हमारे पास हो गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितनी होती है, एक्स नंबर ऑफ आयंस, और इंटू चार्ज हमारे पास कितना हो गया, एक्स इंटू वाई हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 इंटू एक्स वाई हो गया इक्विवेलेंट के फॉर्म में। अब ये एक्स मोल हमारे पास ए बन रही है, तो इसमें हमारे पास नंबर कितने हैं, मोल हमारे पास कितनी है, एक्स मोल है, और चार्ज हमारे पास कितनी होती है जो वैलेंसी फैक्टर को दिखाती है, वो हमारे पास क्या है, वाई है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स इंटू वाई इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पर हमारे पास बी के 5 मोल हो रहे हैं, तो मोल हमारे पास क्या हो गया, वाई, और इसकी हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होती है, आयन की हमारे पास क्या होती है, चार्ज जो भी उस पर अवेलेबल होगा उसका आपको यू हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड। और सॉल्ट के केस में हमारे पास क्या होती है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो एक्स इंटू वाई हमारे पास हो गया, या फिर आप इसको एक्स इंटू वाई कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, मोल हमारे पास होती है वाई, और इस पर हमारे पास चार्ज क्या है, एक्स हो गया। तो ये हमारे पास ये हो गया एक्स वाई इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। तो आपने देखा कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो तो सेम ही आ रहे हैं, मतलब ये भी हमारे पास 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देयरफॉर हमेशा क्या होती है कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स बी वाई जो हमारे पास होगी वो प्रोड्यूस करती है 1 इक्विवेलेंट ऑफ द कैटायन एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ द अनायंस, ठीक है। यहाँ पर आपने मोल को कन्वर्ट किया है किसमें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में, बाय मल्टीप्लाइंग विद द वैलेंसी फैक्टर, और फिर आपने देखा कि भाई तो सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि जब भी 1 इक्विवेलेंट ए एक्स बी वाई हमारे पास प्रोड्यूस होगी, तो वो 1, इसलिए इन द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी नंबर ऑफ जब भी हमारे पास मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ पूछेगा तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, केवल आप दोनों के इंडिविजुअली ऐड कर दोगे, फॉर द कैटायन ऑल्सो फॉर द अनायन ऑल्सो, ठीक है। और अगर आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रेजेंट होगी, तो उसमें अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद द वैलेंसी फैक्टर, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगी।